पानी का बर्फ बनना रोजमर्रा की बात है ना? गिलास में बर्फ या सर्दियों में जमी हुई झीलें। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि पानी कैसे ठोस बन जाता है? ये सिर्फ तापमान गिरने से कहीं ज्यादा जटिल है। सही कहा। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। समझेंगे कि पानी के जमने के पीछे का विज्ञान क्या है, अणु कैसे काम करते हैं, बर्फ तैरती क्यों है और कौन सी चीजें इस पर असर डालती हैं। जी, चलिए शुरू करते। तो सबसे पहली बात जाहिर है तापमान। पानी 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमना शुरू करता है। इसे हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। हाँ लेकिन आणविक स्तर पर मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या होता है? देखिए, तरल पानी में पानी के अणु H2O मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूमते रहते हैं, उनमें काफी ऊर्जा होती है। जैसे ही पानी ठंडा होता है, ये अणु धीमे पड़ने लगते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। ओके। और फिर वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़ना शुरू करते हैं, एक खास तरीके से। खास तरीका मतलब वो एक बहुत ही व्यवस्थित, एक रेगुलर षटकोणीय क्रिस्टल संरचना बनाते हैं, हेक्सागोनल लैटिस जिसे कहते हैं। अच्छा, षटकोणीय। हाँ, और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये एक भौतिक परिवर्तन है, मतलब फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज नहीं। हाँ, ये जरूरी है। पानी का अणु तो H2O ही रहता है। बिल्कुल, बस उसकी व्यवस्था बदल जाती है, अणु ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। और यहीं पर पानी का एक बहुत ही अनोखा गुण सामने आता है ना? कौन सा? घनत्व वाला। ज्यादातर चीजें जब ठंडी होती हैं तो सिकुड़ती हैं, ठोस रूप में ज्यादा घनी हो जाती हैं। सही। पर पानी जमने पर फैलता है। बर्फ असल में पानी से कम घनी होती है। हाँ बिल्कुल सही। और ये उसी षटकोणीय संरचना की वजह से होता है। कैसे? वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं ना बर्फ में, वो अणुओं को एक खुली जाली जैसी संरचना में रखते हैं। तरल पानी के अणुओं के मुकाबले बर्फ में अणु थोड़े दूर दूर होते हैं। अच्छा, तो ज्यादा जगह घेरते हैं। हाँ, ज्यादा वॉल्यूम लेते हैं, इसलिए घनत्व कम हो जाता है, मास तो उतना ही है। और इसीलिए बर्फ पानी पर तैरती है। एग्जैक्टली। और ये प्रकृति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, सोचिए जरा। अगर बर्फ भारी होकर डूब जाती तो झीलें, नदियां, समंदर सब नीचे से जमना शुरू होते। तो सारा जलीय जीवन खतरे में पड़ जाता। बिल्कुल। लेकिन तैरती हुई बर्फ की परत एक इंसुलेटर का काम करती है। वो नीचे के पानी को ज्यादा ठंडा होने से बचाती है और जीवन चलता रहता है। कमाल है। अच्छा, एक सवाल। क्या जैसे ही तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है, पानी फौरन जम जाता है? हमेशा नहीं। असल में जमने की प्रक्रिया शुरू होने के लिए, जिसे न्यूक्लिएशन कहते हैं, उसके लिए अक्सर एक न्यूक्लिएशन साइट की जरूरत होती है। न्यूक्लिएशन साइट, ये क्या होता है? ये कुछ भी हो सकता है। पानी में घुला हुआ धूल का एक छोटा सा कण, या जिस बर्तन में पानी रखा है उसकी सतह पर कोई खुरदुरी जगह। अच्छा। ये साइटें अणुओं को एक जगह इकट्ठा होने और क्रिस्टल बनाना शुरू करने के लिए, मतलब एक तरह का शुरुआती पॉइंट देती हैं। तो अगर पानी एकदम शुद्ध हो, बिल्कुल साफ, कोई कण नहीं, कोई खुरदुरी सतह नहीं। हाँ बिल्कुल, शुद्ध पानी को 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी ठंडा किया जा सकता है बिना जमे। उसे अति शीतलन या सुपर कूलिंग कहते हैं। सुपर कूलिंग? हाँ, लेकिन ये अवस्था बहुत अस्थिर होती है। जरा सी हलचल हुई या कोई अशुद्धि डाली तो वो फौरन जम जाता है। दिलचस्प। अच्छा, हम अक्सर देखते हैं सर्दियों में सड़कों पर नमक डालते हैं, क्यों? हाँ, वो बर्फ पिघलाने के लिए नहीं, बल्कि उसे जमने से रोकने या जमी हुई बर्फ को पिघलाने के लिए होता है। जब पानी में नमक जैसी कोई अशुद्धि, इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, तो वो पानी के हिमांक बिंदु को, फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देती है, नीचे ले आती है। हाँ, इसे हिमांक अवनमन या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कहते हैं। ओके। होता यह है कि नमक के आयन, जैसे सोडियम और क्लोराइड आयन, पानी के अणुओं के बीच में आ जाते हैं। हाँ। और उन्हें वो व्यवस्थित षटकोणीय क्रिस्टल संरचना बनाने में मुश्किल पैदा करते हैं। अच्छा, वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते। सही। तो पानी को जमने के लिए और ज्यादा ठंडा होना पड़ता है, मतलब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जाना पड़ता है। इसीलिए समुद्री पानी भी -2 डिग्री सेल्सियस के आसपास जमता है, क्योंकि उसमें नमक घुला होता है। बिल्कुल सही। वैसे पानी के जमने से जुड़ी एक और बड़ी अजीब सी बात है, मेम्पेबा प्रभाव। हाँ, मेम्पेबा इफेक्ट। ये वाकई में काफी समय से वैज्ञानिकों को हैरान करता रहा है। क्या है? कुछ स्थितियों में गर्म पानी ठंडे पानी से जल्दी जम जाता है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये सुनने में एकदम उल्टा लगता है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में ऐसा देखा गया है। इसके पीछे कोई एक पक्का कारण अभी तक पूरी तरह से माना नहीं गया है। अच्छा। कई थियरीज हैं, जैसे गर्म पानी ज्यादा तेजी से इवेपोरेट होता है तो जमने के लिए पानी की मात्रा कम हो जाती है, या फिर उसमें कन्वेक्शन करंट्स अलग तरह से काम करते हैं,
या उसमें घुली हुई गैसें कम होती हैं, बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। तो मतलब पानी का जमना उतना सीधा साधा भी नहीं है जितना लगता है। बिल्कुल नहीं। ये देखा था कि पानी कितना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। तो हमने देखा कि बर्फ सिर्फ ड्रिंक्स ठंडी करने के लिए नहीं है, इसका महत्व कहीं ज्यादा है। जी हाँ, पृथ्वी के क्लाइमेट के लिए बर्फ बहुत जरूरी है। बर्फ की सफेद सतह सूरज की रोशनी को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट करती है। अल्बेडो इफेक्ट कहते हैं शायद। हाँ, अल्बेडो। इससे पृथ्वी ठंडी रहती है। फिर ग्लेशियर और आइस कैप्स, ये ताजे पानी के कितने बड़े भंडार हैं। सही बात है। और खाना सुरक्षित रखने में भी तो इस्तेमाल होता है। हाँ, सदियों से। तो कुल मिलाकर पानी का बर्फ बनना, अणुओं के धीमे होने, एक खास क्रिस्टल संरचना बनाने, घनत्व के अनोखेपन, जमने के लिए जरूरी न्यूक्लिएशन साइट्स और अशुद्धियों के असर जैसी कई चीजों पर निर्भर करता है। अगली बार जब ग्लास में बर्फ डालें या खिड़की पर पाला देखें तो इसके पीछे की ये सारी दिलचस्प बातें याद आ सकती हैं। बिल्कुल। और एक बात और सोचने लायक है। या जैसे जैसे हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ की ये विशाल रूप, ग्लेशियर्स, समुद्री बर्फ, ये सब तेजी से पिघल रहे हैं, बदल रहे हैं। हाँ, ये तो बड़ी चिंता की बात है। तो ये सोचना जरूरी है कि इन बदलावों का हमारे पीने के पानी के स्रोतों पर, समुद्र के स्तर पर और पूरी दुनिया की जलवायु पर क्या और कितना गहरा असर पड़ रहा है और पड़ेगा। ये वाकई एक जरूरी सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।